दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर ये जमीन खत्म हो जाती है और स्क्रीन पर दिखने वाली ये क्या चीज है जिसके एक तरफ दिन है और एक तरफ रात। और आप ये सुनकर शॉक हो जाओगे कि डायनासोर्स आज भी मौजूद हैं, वो भी बिल्कुल जिंदा। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने वर्ल्ड वॉर 4 के लिए ऐसा क्यों कहा था कि वो लड़ाई सिर्फ डंडे और पत्थरों से लड़ी जाएगी। इन सभी चीजों के बारे में बड़ी तसल्ली से जानेंगे, इसीलिए अपने स्नैक्स और पॉपकॉर्न लेकर एक कोना पकड़ लो। इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। तुमने भी कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि अगर कहीं पर भी गैस लीक होती है तो तुम्हें उसकी स्मेल से पता चल जाता है कि वहां पर गैस लीक हो रही है, लेकिन जो स्मेल हमें आती है वो स्मेल नकली होती है, क्योंकि एक्चुअल में हम एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यूज करते हैं जो कि ओडोरलेस होती है, यानी कि उसके अंदर कोई स्मेल नहीं होती। इसके अंदर मीथेन नाम की एक गैस ऐड करी जाती है जिससे कि इसके अंदर वो गैस की स्मेल ऐड हो जाती है। अब इसका फायदा ये होता है कि अगर कभी भी कहीं पर भी कोई गैस लीक हो रही है तो हमें उसकी स्मेल आ जाएगी, जिससे कि कई तरीके के एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। ये चीज जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो इसे कहा जाता है टैंक साइलेंसर। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज अपनी लाइफ में पहली बार देखी होगी, लेकिन ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। जैसा कि इसका नाम है टैंक साइलेंसर, इसे टैंक की तोप के साथ फिट किया जाता है। इसे यूएस आर्मी ने 1960s में डेवलप किया था और इसका नाम रखा था टैंक मफलर। अब इसका काम सिंपल था, टैंक फायर करते समय बहुत ज्यादा शोर करता है, उसकी उस आवाज को बहुत ज्यादा कम कर देना और उससे निकलने वाली गैसेस को भी काफी कम मात्रा में फिल्टर आउट कर देना। लेकिन इस टैंक मफलर यानी कि टैंक साइलेंसर को सिर्फ टेस्टिंग ग्राउंड तक ही रख दिया, एक्चुअल बैटलफील्ड के अंदर नहीं ले जाया गया, क्योंकि इस टैंक साइलेंसर का साइज एक्चुअल में बहुत ज्यादा बड़ा था जो कि कैरी करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता और इसे यूज करने का कोई एक्चुअल मतलब भी नहीं बनता, क्योंकि बैटलफील्ड लड़ाई करने के लिए होते हैं, छुपकर लड़ाई करने के लिए नहीं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो काफी वेट उठा लेते हैं या फिर उनके हाथों में बहुत शक्ति होती है, इसीलिए हिंदी में कहा भी जाता है कि इसकी बाजुओं में बहुत ताकत, लेकिन एक्चुअल ताकत बाजू में नहीं होती, मतलब होती है लेकिन पूरी ताकत नहीं होती। ज्यादातर कमाल होता है हमारी उंगलियों का, क्योंकि अगर किसी आदमी की हाथों की उंगली सारी काट दी जाए तो उसकी स्ट्रेंथ 50% से भी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। अब इसका कारण यह है कि एक तो वो किसी भी चीज पर अपनी ग्रिप नहीं बना पाएगा, जिसकी वजह से उसकी ग्रिप काफी कमजोर रहेगी और वो चीजों को उठा नहीं पाएगा। और हमारी इन सारी उंगलियों में जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो हमारी लिटिल फिंगर जो कि सबसे छोटी होती है, और हमारा अंगूठा, और अगर इन दोनों को किसी के हाथ से गायब कर दिया जाए तो उसकी स्ट्रेंथ 30 to 40% रिड्यूस हो जाएगी। वैसे तो इसे सिर्फ हम टॉयलेट के लिए यूज करते हैं, पर इसकी पावर को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। हम सभी जब छोटे थे तो हमें काफी सारी चीजें खाने में अच्छी नहीं लगती और बहुत सारी सब्जियां खाने में भी हम मना करते थे, लेकिन बड़े होते होते वही सब्जियां या वही चीजें हमें खाने में सही लगने लगती हैं और अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती उन्हें खाने में। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जो चीज हमें पहले अच्छी नहीं लगती थी वो तो अब भी अच्छी नहीं लगनी चाहिए। तो इसके एक्चुअल में 2 रीजंस हैं। फर्स्ट, हमारी टंग के जो भी टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो हर 10 दिन में रीजनरेट होते हैं, यानी कि एक मरता है तो दूसरा आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो फूड प्रेफरेंस होता है वो कुछ बदल जाता है। अब इसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है कि जैसे जैसे हमारा माइंड डेवलप होता है और टेस्ट बर्ड्स रीजनरेट होते हैं तो हम खाने के हर एक टेस्ट को डिफरेंशिएट कर पाते हैं। और दूसरा रीजन ये है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें ये चीज समझ आने लगती है कि ये सब्जियां हमारी बॉडी के लिए कितनी ज्यादा हेल्दी है और हमें इन्हें खाना चाहिए। अब क्योंकि बचपन में हम उन चीजों को खाने से पहले ही अपने दिमाग में ये सोच लेते थे कि ये चीज खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होगी, तो वो एक्चुअल में लगती भी नहीं थी। जब तुम कोई भी स्टोरी पढ़ते या फिर सुनते हो तो तुमने उसमें एक फ्रेज जरूर सुना होगा, बहुत समय पहले, या फिर वंस अपॉन अ टाइम, या फिर कई जगह पर ऐसे भी लिखा होता है अ लॉन्ग टाइम अगो। बट ये सारे फ्रेजेस पूरे दुनिया में चलते हैं, बट कोरिया के अंदर बोला जाता है बैक व्हेन टाइगर्स यूज्ड टू स्मोक, यानी कि ये उस समय की बात है जब शेर फूका करते थे। सुनने में काफी अजीब लगता है, पर कोरिया के अंदर बहुत सालों से यही फ्रेज यूज किया जा रहा है। अब इस फ्रेज का अगर मतलब देखा जाए तो वो इसलिए यूज किया जाता है कि हम तुम्हें एक ऐसी कहानी या फिर ऐसी स्टोरी बताने वाले हैं, वो इतनी ज्यादा पुरानी है कि हो सकता है कि तुम्हें उस स्टोरी पर विश्वास ही ना हो। जैसे कि हम भी काफी पुरानी जादूगरों की कहानियां सुनते हैं तो हमें विश्वास नहीं होता कि पहले ऐसा भी हो सकता था, तो इसीलिए वहाँ ये फ्रेज यूज किया जाता है कि बैक व्हेन टाइगर्स यूज्ड टू स्मोक, यानी कि टाइगर तो कभी स्मोक कर ही नहीं सकता। और अगर तुम उस पर विश्वास कर सकते हो तो फिर मेरी कहानी सुनो। अगर आप भी ऐसे इंसान हो जो कि कॉफी पीता है अपनी नींद भगाने के लिए, तो फिर इस वाले फैक्ट पर बहुत ध्यान देना, क्योंकि कई लोग जो ऐसा करते हैं एक टाइम के बाद उनका कैफीन इंटेक इतना ज्यादा हो जाता है कि उनका इस कॉफी के ऊपर कोई असर ही नहीं होता और उन्हें फिर भी नींद आने लगती है। अगर आपके संग भी ऐसा होता है तो आपको डेथ विश कॉफी नाम की ये कॉफी ट्राई करनी चाहिए। इस कॉफी के अंदर नॉर्मल कॉफी के मुकाबले 200% कैफीन ज्यादा होता है। अगर मैं आपको अच्छे से बताऊं तो एक नॉर्मल कॉफी के अंदर तकरीबन 80 से लेकर 100 मिलीग्राम कैफीन होता है, पर डेथ विश कॉफी के अंदर आपको 600 मिलीग्राम कैफीन मिलता है, जो कि एक इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने इसका सिर्फ 1 कप पी लिया तो आपको 3 दिन तक नींद नहीं आएगी। जब भी आप पेंसिल को इरेजर से इरेज करने के लिए जाओगे तो जिस स्पॉट को आपको इरेज करना है उसके साथ साथ और भी काफी सारा स्पॉट इरेज हो जाता है, या फिर जिस जगह पर आपको इरेज करना है उसकी जगह पर कुछ और ही इरेज हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जैपनीज ने अपना दिमाग लगाया
और जापान के अंदर लॉन्च करी गई ये ट्रांसपेरेंट इरेजर्स, ये नॉर्मल इरेजर की तरह ही काम करती है आपकी पेंसिल को इरेज करने का। बस फर्क इतना है, हमारी इरेजर जो कि बिल्कुल व्हाइट होती हैं, पर ये इरेजर्स पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होती हैं, इसकी वजह से हम एक्चुअल में क्या इरेज कर रहे हैं वो हमें आसानी से दिख जाता है और ये दिखने में भी काफी कूल सी लगती है। क्या आपको भी अपनी आंखों के लिए नाइट विजन चाहिए? बिल्कुल फ्री में। इसको करने के लिए आपको एक रोशनी वाले रूम में बैठना पड़ेगा जहाँ पर रोशनी बहुत ज्यादा अच्छी है, या फिर आप सूरज के सामने भी बैठ सकते हो और फिर आपको अपनी एक आंख बंद करनी है और कुछ देर वहां बैठने के बाद में किसी अंधेरे वाली जगह पर जाकर आपको उस आंख को खोलना है। बस इतना करते ही आपकी आंखों का नाइट विजन एक्टिव हो जाएगा और आपको उस अंधेरे वाली जगह में भी आराम से दिखाई दे जाएगा। इसी टेक्निक का यूज करते हैं पायरेट, जिन्हें समुद्री डाकू भी कहा जाता है, जिनकी एक आंख पर ऐसी काली पट्टी बंधी रहती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनकी सिर्फ एक ही आंख होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इसी टेक्निक का यूज करते हैं और अपनी आंखों में नेचुरल नाइट विजन ले आते हैं, जिसकी मदद से वो अपनी शिप के बेसमेंट में जाकर उन डार्क रूम्स के अंदर भी आसानी से देख पाते हैं। इस दुनिया में एक ऐसी लाइन मौजूद है जिसकी एक तरफ तो दिन रहता है और दूसरी तरफ रात, यानी कि आप एक सेकंड दिन में जा सकते हो और दूसरे सेकंड ही रात में पहुंच सकते हो, एकदम जादू की तरह। पर असल में ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे एक साइंस है। इस लाइन को बोला जाता है टर्मिनेटर लाइन, जो कि सेपरेट करता है दिन और रात को, और इसे कई जगहों पर ट्वाइलाइट जोन या फिर ग्रे लाइन के नाम से भी जाना जाता है। ये टर्मिनेटर लाइन एक्चुअल में सूरज की रेज ही होती हैं जो कि अर्थ पर आती हैं, और अर्थ के कॉन्स्टेंटली रोटेट होने के साथ ही ये टर्मिनेटर लाइन भी रोटेट होती है। अब पूरी अर्थ पर एक लाइन ऐसी जरूर मौजूद होती है जिसकी एक तरफ अंधेरा रहता है और दूसरी तरफ उजाला। हालांकि ये लाइन कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती है और एक जगह पर स्टेबल नहीं रहती, जिसकी वजह से इसे स्पॉट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पर अगर कोई नॉर्मल आदमी इसे स्पॉट कर भी लेता है तो भी वो आसानी से इसे पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि ये कोई एक्चुअल में लाइन नहीं होती, ये काफी ब्लरी विजन होता है। पर अगर आप इसे एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो नॉर्थ और साउथ पोल के कुछ स्पेशल कोऑर्डिनेट्स हैं जहां पर इन्हें आसानी से देखा जा सकता है, पर उसके लिए भी विंटर और समर के कुछ स्पेशल डेज होते हैं। आजकल आपने भी न्यूज में काफी देखा होगा कि बहुत सारे देशों में आपस में लड़ाई चल रही है और वर्ल्ड वॉर 3 की बातें भी सामने आ रही हैं। लेकिन क्या होगा कि अगर एक्चुअल फ्यूचर में वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए तो ये वर्ल्ड वॉर 3 अगर हुआ तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि ये कोई नॉर्मल वॉर नहीं बल्कि न्यूक्लियर वॉर होगा। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े देश इस दुनिया में मौजूद हैं और उनमें से मेजॉरिटी कंट्रीज के पास में न्यूक्लियर वेपन है, और कुछ देश तो ऐसे भी हैं जो कि इसे यूज करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर देखें तो अमेरिका ने जब जापान के ऊपर अपना एटॉमिक बॉम्ब यूज करा था, उसके कंपैरिजन में आज के समय के न्यूक्लियर बॉम्ब बहुत ज्यादा पावरफुल है। मतलब वो इतने ज्यादा पावरफुल है कि अगर उसे यूज किया जाए तो अर्थ की 80% पॉपुलेशन गायब हो जाएगी सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर, और बची हुई जो 20% पॉपुलेशन है वो भी सरवाइव नहीं कर पाएगी। वो सिर्फ 1 या 2 दिन तक ही जिंदा रहेंगे, वो भी बहुत ज्यादा बुरी हालत में, और बाद में उनकी भी मौत हो जाएगी रेडिएशंस की वजह से। यानी कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 कभी भी हुआ तो अर्थ के ऊपर से लाइफ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और यहाँ का एटमॉस्फेयर भी आने वाले कई करोड़ों सालों तक के लिए बेकार हो जाएगा। इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि मैं नहीं जानता वर्ल्ड वॉर 3 किन वेपन से लड़ी जाएगी, पर अगर वर्ल्ड वॉर 4 होता है तो मैं उसकी गारंटी दे सकता हूँ कि वो सिर्फ लकड़ियों और पत्थरों से लड़ी जाएगी। इसका मतलब सीधा सीधा था कि वर्ल्ड वॉर 3 के बाद में लाइफ अर्थ के ऊपर से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और फिर कई करोड़ साल लगेंगे अर्थ को फिर से रीजनरेट होने के लिए और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाने के लिए जहाँ पर जिंदगी फिर से डेवलप हो पाए, और फिर से ह्यूमन लाइफ धीरे धीरे इवॉल्व होगी और आदिवासियों में जो लड़ाई होगी वो डंडे और पत्थरों से होगी। धरती के ऊपर जितनी भी जगह है उसमें से 71% पानी से घिरी हुई है, यानी कि सिर्फ 29% है जमीन जिस पर हम रह सकते हैं। लेकिन कोई ना कोई ऐसी जगह भी जरूर होगी जहाँ पर ये जमीन खत्म हो जाती है और स्टार्ट होता है सिर्फ पानी। तो ये जगह मौजूद है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिसे कहा जाता है नुलारबर क्लिफ्स। ये दिखने में कुछ ऐसी लगती हैं और इनका एक्चुअल नाम है बुंडा क्लिफ्स। ये पहाड़ों की तरह दिखाई देने वाली चोटियों की तरह होता है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह के आगे कोई भी जमीन नहीं होती, यानी कि यहाँ पर जमीन खत्म हो जाती है और इसके आगे है सिर्फ समुद्र। ये क्लिफ तकरीबन 100 किलोमीटर लंबा है और यहाँ पर कई सालों तक रिसर्च भी करी गई, जिसमें पाया गया कि यहाँ का जो पत्थर है वो कोई नॉर्मल पत्थर नहीं है बल्कि मीटियोराइट्स के पत्थर हैं, जो कि कई सौ साल पहले धरती पर आकर गिरे थे और यहाँ पर डिपॉजिट हो गए हैं। आज से करोड़ों साल पहले डायनासोर्स इस धरती पर मौजूद होते थे, पर आज भी कुछ डायनासोर्स ऐसे हैं जो कि इस धरती पर मौजूद हैं, वो भी बिल्कुल जिंदा, और जिन्हें बहुत से लोग खाते भी हैं। सुनने में बड़ा शॉकिंग लगता है। आपने एक डायनासोर का नाम तो जरूर सुना होगा जो कि है टी-रेक्स। इसे बहुत सारी मूवीज वगैरह में भी दिखाया गया है। तो इस डायनासोर का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता था और ये एक मांसाहारी डायनासोर था। पर आज के जमाने में एक एक्चुअल डायनासोर तो मौजूद नहीं है, पर उसके डिसेंडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि उस
डायनासोर के वंशज इस दुनिया में आज भी मौजूद हैं, जो कि है चिकन। बिल्कुल सही सुना आपने, चिकन को टीरेक्स का वंशज माना जाता है। साइंस के हिसाब से जो चिकन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स टीरेक्स के साथ में बहुत ज्यादा हद तक मेल खाते हैं, यानी कि इसके बहुत ज्यादा % चांसेस हैं कि टीरेक्स ही एक चिकन का एंसेस्टर हुआ करता था, जो कि इवॉल्व होने के साथ साथ साइज में भी काफी ज्यादा छोटा हो गया और एक चिकन में बदल गया। इसी तरीके से एलिफेंट के भी एंसेस्टर डायनासोर के बारे में पता चला है, जिसका नाम है प्लेटीबेलोडोन। और अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये काफी हद तक एक एलिफेंट की तरह दिखाई देता है। प्लेटीबेलोडोन को एलिफेंट का सबसे करीबी एंसेस्टर माना जाता है। साइंस के हिसाब से ये डायनासोर इवॉल्व होने के बाद में एक एलिफेंट में बदल गया। और मजे की बात तो ये है कि ये डायनासोर भी पूरी तरीके से हर्बीवोर था और एलिफेंट भी एक हर्बीवोरस एनिमल है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। तो आपको इन सभी फैक्ट्स में से सबसे शॉकिंग फैक्ट कौन सा लगा, कमेंट करने में मत शर्माना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को तो लाइक कर ही देना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।